नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ करेंगे खेला, नए साथी संग बनाएंगे सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि उपचुनाव में भी लोकसभा वाली रणनीति अपनाएगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। खबर में आगे जिक्र होगा कि पूजा खेड़कर केस को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और यूपीएससी प्रक्रिया में गड़बड़ी की तरफ किया इशारा। खबर में आगे जिक्र होगा कि टीएमसी की रैली में अखिलेश यादव बोले, दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है, ये सरकार गिरेगी, आएंगे खुशियों के दिन। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र फिर से उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में विपक्ष हो चुका है बेहद ज्यादा मजबूत और अब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को हर चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ करेंगे खेला, नए साथी संग बनाएंगे सरकार। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे नीतीश कुमार एक बार फिर सियासी खेला करने के मूड में है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू झारखंड में सरयू राय की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है और उन्होंने सरयू राय को अपनी पार्टी विलय करने का प्रस्ताव भी रखा है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ऐसे में झारखंड में नीतीश कुमार का सरयू राय से हाथ मिलाना बीजेपी के लिए झटका होगा। बिहार में विधानसभा की 81 सीटों के लिए इस साल अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में चुनाव से पहले सरयू राय की सक्रियता और नीतीश कुमार उनकी बैठक से बीजेपी के लिए किसी भी नजरिए से ठीक नहीं होगा। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू प्रदेश में 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में झारखंड में जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में यह तय हुआ कि नीतीश कुमार पहले बीजेपी से बात करेंगे। जेडीयू की कोशिश है कि एनडीए में रहकर ही पार्टी का विस्तार करने की है और गौर करने वाली बात है कि झारखंड एनडीए की ओर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार झारखंड में आजसू के अलावा किसी और दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन सरकारों से काम करना बीजेपी के लिए हमेशा से ही दुश्वार रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव में भी लोकसभा वाली रणनीति बनाएगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव सिर पर है और इनमें पीडीए को सामने रख जनता के बीच जाकर फिर सपा को विजय बनाने के साथ साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना है और इन सभी चुनावों में युवाओं की निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अखिलेश यादव शनिवार को राज्य मुख्यालय में समाजवादी युवा संगठनों के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि उच्च शिक्षितों के लिए भी नौकरी नहीं रह गई है और वो डिलीवरी मैन बनकर रह गए हैं। उन्होंने युवा संगठनों से नौजवान जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सपा का सदस्यता अभियान चलाकर सक्रिय होने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के साथ शिक्षकों के सम्मान पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में अग्निवीर भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या नीट परीक्षा हो, इनके पेपर लीक करके पीडीए को आरक्षण से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि सपा और पीडीए होने वाले उपचुनाव और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनहित के मुद्दे लेकर जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूजा खेड़कर केस को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, यूपीएससी में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद यूपीएससी के सर्टिफिकेट सिस्टम और इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपीएससी की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने यूपीएससी की इस प्रक्रिया पर सरकार के जवाब मांगा है। उन्होंने यूपीएससी की प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट इसको कहा है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा और यूपीएससी के कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रक्रिया में गड़बड़ी के पीछे यूपीएससी के ऊंचे ओहदे पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? क्या केवल सतही तौर पर जांच करने के पल्ला झाड़ना उचित है? क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? उन्होंने आगे ये भी
भी कहा कि यूपीएससी से जुड़े सवाल देश के शासन प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपने से जुड़े सवाल हैं और इस पर सरकार का जवाब आना जरूरी है। यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक बनाने के लिए बदलावों की सख्त जरूरत है। जरूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। उन्होंने कहा कि यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है और उससे निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी की रैली में अखिलेश यादव बोले, दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। ये सरकार गिरेगी और आएंगे खुशियों के दिन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बढ़ी है। सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं और दिल्ली के इशारे पर जो लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। बंगाल में आपने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में भी आपने साथ मिलकर पीछे छोड़ दिया। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है और वो सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। दोस्तों, रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हों। आप यहां आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल दिखाया है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई है वो सरकार स्थिर नहीं है, वो सरकार कभी भी जा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लगा दिया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का बड़ा रिकॉर्ड बना जिसमें लगभग 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा था, जिसको और बड़ा रूप देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान के तहत आगे बढ़ाते हुए बड़ा लक्ष्य लेकर पौधारोपण अभियान चलाया था और खुद मुख्यमंत्री अकबर नगर पहुंचे थे जो कभी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। उसको मुख्यमंत्री द्वारा कुकरेल सौंदर्यीकरण के तहत सौमित्र वन का नाम दिया गया और उस जगह पर हरिशंकरी का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिस पर अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस अकबर नगर कॉलोनी को अवैध बताकर योगी सरकार ने घरों पर बुलडोजर चलाकर हजारों परिवारों को बेघर कर दिया था, आज उसी स्थान पर योगी आदित्यनाथ पेड़ लगवा रहे हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हजारों माताओं की आंखों में आंसू देकर अब मां के नाम पर पेड़ लगाने का ढोंग कर रही है। योगी सरकार पहचान की बुनियाद पर हजारों परिवारों को बेघर करके अपने दिखावटी विकास के मॉडल को तैयार कर रही है। अजय राय ने कहा कि ये कैसा विकास का मॉडल है जहां सैकड़ों परिवारों के आशियानों को उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया गया। बुलडोजर से गरीब लोगों के सपनों के आशियाने को जमींदोज कर दिया गया। जिन गलियों में कल तक बच्चे खेलते थे आज उसी अकबर नगर को योगी सरकार ने वीरान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी जिंदगी के मेहनत से घर बनाता है, एक एक दिन का जोड़कर अपना आशियाना सजोता है और ये निर्दयी सरकार उन पर बुलडोजर चलवा देती है। अजय राय ने बशीर बद्र साहब की पंक्तियों से योगी सरकार का सच बताया, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सालों साल रह रहे परिवार रूपी पेड़ों को उजाड़ कर सरकार जो पेड़ लगा रही है वो योगी सरकार के विनाशकारी संवेदनहीन मॉडल को दर्शाता है। जनता ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी और उसके नफरत की सियासत को नकार दिया है। योगी और मोदी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने विपरीत जनादेश देकर नकार दिया है। यही कारण है कि सरकार बदले की भावना से जनता पर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता को उनके आशियाने से बेघर करने वाली योगी सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेघर होने वाली है। जिस तरह से मायूस लोगों की सरकार ने मायूस लोगों को बेघर कर दिया है वो दिन दूर नहीं जब यही जनता इनको सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि अब जनता इनका झूठ जान चुकी है। 2024 का परिणाम सब देख ही चुके हैं, बाकी कुछ हिसाब अभी यूपी उपचुनाव में भी दिख जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
नीट यूजी के मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर झूठ बोला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितता को लेकर शनिवार को दावा किया कि गुजरात के गोधरा में पेपर लीक होने का मामला स्पष्ट हो चुका है और इसके बावजूद सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस विषय को लेकर झूठ बोला है। दोस्तों, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने ये सवाल भी किया कि नीट मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप्पी क्यों साध रखी है। गोहिल ने गोधरा की सत्र अदालत में दायर पुलिस के एक हलफनामे का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से छात्र गोधरा में परीक्षा देने आए थे क्योंकि यहां उनकी पहले से ही सेटिंग हो गई थी। उन छात्रों से एडवांस में पैसे और ब्लैक चेक लिए गए। साथ ही उनसे कहा गया कि वो नीट के लिए फॉर्म भरते समय सेंटर के लिए जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम का नाम लिखें। उन्होंने दावा किया कि पहले से ये सौदा किया गया था कि जब छात्रों को दाखिला मिल जाएगा तो ब्लैंक चेक में राशि भरी जाएगी। गोहिल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले का पहला आरोपी तुषार भट्ट है जो जय जलाराम स्कूल में पढ़ाता है और नीट में परीक्षा केंद्र का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। दूसरा आरोपी पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद है जो इस स्कूल का प्रधान आचार्य है और इनका काम परीक्षा खत्म होते ही पेपर को बक्से में सील कर तुरंत कोरियर करना था, लेकिन इन्होंने परीक्षा खत्म होने के बाद बक्से खोलकर पेपर में सही उत्तर टिक किए और फिर बक्सों को भेजा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने का मामला, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना और लिखा कि ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार, खासकर मोदी पर सियासी निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मार्च में पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था और आज उसकी छत ढह गई है जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है। इस तरह 3 महीने पहले पीएम ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और उसकी भी छत ढह गई थी। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल को पूरा देश दुखी है और ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है जिससे अब पर्दा उठ चुका है। उन्होंने पीएम पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री, उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो ट्वीट उन्होंने किया है प्रियंका गांधी ने, उसमें लिखा है कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है और 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई और अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। दोस्तों, यहाँ पर चंदा दो और धंधा लो का भ्रष्टाचारी मॉडल का जिक्र किया है प्रियंका गांधी ने और बीजेपी को इस खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जबरदस्त तरीके से घेरा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को दें विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने केंद्र से कर दी है बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र के सामने बड़ी मांग रख दी गई है और नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई है। इस बाबत प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित की गई थी जिसमें संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का फैसला किया गया है। जेडीयू की इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है और राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एक सीनियर जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कोई नई बात नहीं है। बिहार की चुनौतियों से निपटने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ये मांग लंबे समय से की जाती रही है। कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई है। हाल ही में राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया था। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि यह कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके और इसे लागू करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं पार्टी ने हाल ही में लीक हुए नीट के पेपर को लेकर कहा है कि इसकी ठीक से जाँच होनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी होने से छात्रों का
विश्वास डगमगाता है, इसीलिए परीक्षा को निष्पक्षता के साथ कराया जाए। जेडीयू कार्यकारिणी की इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन होगा और मजबूत, हेमंत सोरेन की जमानत पर सीपीआई नेता का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। डी राजा ने सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी रिहाई से इंडिया गुट मजबूत होगा। डी राजा ने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हम सहमत नहीं थे। केंद्र सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने, उन्हें डराने और उनकी गतिविधियों को पंगु बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। डी राजा ने आगे कहा कि न्याय की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। वो इंडिया ब्लॉक के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। उनकी रिहाई से इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा ताकि अलोकतांत्रिक दक्षिणपंथी ताकतों को हराया जा सके और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी इस मामले में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और हेमंत सोरेन ने कई रैलियां की, जनता ने उनका साथ दिया और उन्होंने सरकार बनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि महुआ माझी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में काफी लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। जेल से उनकी रिहाई के बाद काफी उत्साह है। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी को कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी शाह के लिए सिरदर्द बनेंगे बीजेपी के दो दिग्गज नेता, अचानक पढ़ाने लगे राजनीति की ABCD। जी हाँ दोस्तों, बिहार भाजपा के दो दिग्गज नेता वर्षों तक विधायक, सांसद एवं विधान पार्षद के अलावा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राज करने के बाद अब वो पार्टी को राजनीति सिखाने लगे हैं। ये दोनों नेता बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी पीएम मोदी, अमित शाह की भी टेंशन बढ़ा सकते हैं। विधान परिषद में कार्यकाल पूरा होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान कह रहे हैं कि भाजपा बिहार में लोकसभा की 12 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण विजयी रही है। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अब पार्टी को 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश से अलग होकर अकेले लड़ने की सीख देने के लगे हैं और पार्टी में पहुंच पकड़ वाले पद से किनारे हुए दिग्गजों के बड़बोलेपन के निहितार्थ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और साथ विपक्ष एवं जनता भी समझ रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में 5 जवान हुए शहीद। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्त किया दुख और बोले उनकी सेवा को सलाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के श्योक नदी में जलस्तर के बढ़ जाने के कारण 5 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार की रात से लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में सैन्य अभ्यास चल रहा था। इसमें भारतीय सेना के T-72 टैंक का अभ्यास चल रहा था। उसी दौरान 2 टैंक एक साथ श्योक नदी को पार कर रहे थे और नदी को पार करने के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और इस दौरान एक टैंक तो किसी तरह निकल गया, लेकिन दूसरा टैंक श्योक नदी के अंदर ही फंस गया। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक व्यक्त किया है। 5 जवानों की शहादत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख में श्योक नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण T-72 टैंक के डूब जाने से 5 सैनिकों की मौत होने पर शनिवार को गहरा दुख व्यक्त किया। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया कि लद्दाख में T-72 टैंक को नदी पार कराते समय एक JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सहित भारतीय सेना के 5 बहादुरों की मौत होने की घटना से बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक त्रासदी के चलते जान गंवाने वाले सेना के जवानों के परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और देश दुख की इस घड़ी में अपने बहादुर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को एकजुट होकर सलाम करता है। लद्दाख के न्योमाचुसुल क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास श्योक नदी में शुक्रवार देर रात अचानक आई बाढ़ के कारण T-72 टैंक पर सवार एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 सैन्य कर्मी डूब गए। बता दें कि रात के अभ्यास के दौरान पानी के अंदर से टैंक के निकलने की प्रक्रिया को फोर्टिंग कहते हैं और रात में टैंक के अभ्यास के दौरान जैसे ही जवानों ने देखा कि दूसरा टैंक पानी में डूब रहा है, उसी दौरान 2 जवान पहले टैंक की तरफ भागे और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और इसी दौरान पहले T-72 टैंक जिसके अंदर एक JCO और 2 जवान मौजूद थे वो पूरी तरह पानी में डूब गए और 2 और जवानों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। इस तरह हादसे में JCO समेत कुल 5 जवान शहीद हो गए हैं। दोस्तों